हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर आपको एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए या एक्सेस करने के लिए आपको या तो किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने ना सिर्फ एग्जामिनेशंस में अच्छा कर सकें, आपकी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो, कंसेप्ट की क्लैरिटी बढ़िया और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छा कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना एक योगदान दे सकें, आप लोग भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की हमारी जो NCERT की किताब है उसका चैप्टर नंबर 4 इंडिविजुअल गेम्स पूरी तरीके से पढ़कर खत्म कर दिया है। इसके सारे के सारे जो इंडिविजुअल गेम्स थे हम लोगों ने उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख ली हैं, इनके वन शॉट रिवीजन वीडियोस देख लिए हैं। आज मैं आप लोगों के सामने इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो वेरियस गेम्स वगैरह दिए गए हैं उसके ऊपर NCERT के जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं उसकी सीरीज़ लेकर आया हूँ, या फिर उसकी सीरीज़ मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। इसमें आपको हर एक इंडिविजुअल गेम के ऊपर MCQs वगैरह और उसके बाद NCERT में जो उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह दिए गए हैं वो सब करवाया जाएगा। तो पहला जो गेम हम लोगों को देखना है, जो चैप्टर नंबर 4 का हमारा पहला गेम था, उसका नाम था एथलेटिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग एथलेटिक्स गेम के ऊपर जो हम लोगों ने NCERT में बातें करी हैं, MCQ वगैरह के बारे में डिस्कशन वगैरह करेंगे। एंड इसके नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग इसके ऊपर NCERT में जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह दिए गए हैं वो देखेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट गेम है फिर उसके MCQs एंड फिर उसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इस तरह से जितने भी गेम्स वगैरह दिए गए हैं इंडिविजुअल गेम्स के, वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इंडिविजुअल गेम्स हमारे चैप्टर का नाम है। उसमें भी जो टॉपिक या जो गेम हम लोग देख रहे हैं जिसके MCQs हम पढ़ने वाले हैं, एथलेटिक्स। और नाउ हियर वी बिगिन, चलें शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है इसमें पूछा गया है या इसमें बताया गया है, एथलेटिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द बेस ऑफ। एथलेटिक्स जो है इसको बेस भी कहा जाता है किसका? ऑप्शंस हैं एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ऑल ऑफ दीज। तो एथलेटिक्स जो है उसको ओलंपिक गेम्स का बेस कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि 1896 में जब आपके ओलंपिक शुरू हुए थे तब जो शुरुआती इवेंट्स वगैरह करवाए गए थे उसमें एथलेटिक्स जो है उसके प्रोमिनेंटली सबसे ज़्यादा इवेंट्स वगैरह करवाए गए थे। और जब से ओलंपिक्स चल रहा है तब से जो है एथलेटिक्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं। एंड बिना आप मतलब एथलेटिक्स के इवेंट्स के आप ओलंपिक्स की कल्पना नहीं कर सकते, या ओलंपिक्स में एथलेटिक्स के इवेंट ना हो सोचा नहीं जा सकता। ये वही वाली बात है कि आप चाय में चीनी ना डालो तो, या फिर आप चाय बना रहे हो उसमें चाय की पत्ती ना डालो, लगभग वैसी कुछ कहानी है। तो एथलेटिक्स जो है वो आपका ओलंपिक गेम्स का बेस है। इसके बिना ओलंपिक गेम्स की परिकल्पना नहीं हो सकती। ओलंपिक गेम्स जब से शुरू हुआ है तब से एथलेटिक्स वगैरह इसमें ऑर्गेनाइज करवाए जाते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला, अनदर नेम ऑफ एथलेटिक्स इज। एथलेटिक्स जो है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? ऑप्शंस रेसेस, ट्रैक एक्सरसाइजेस, ट्रैक एंड फील्ड एक्सरसाइजेस, जिम्नास्टिक्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। एथलेटिक्स का जो दूसरा नाम है वो है ट्रैक एंड फील्ड एक्सरसाइजेस, या फिर कई बार इसको ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स भी बोला जाता है। ट्रैक वो जिसमें आपको रनिंग करना होती है और फील्ड वो जिसमें जंपिंग और इस तरीके की दूसरी चीजें भी जो है शामिल हो जाती हैं, या तो वो सब है या फिर रनिंग के साथ में इन सारी चीजों को आपको करना पड़ता है, तो वो फील्ड इवेंट्स हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो गया। थर्ड, विच इज द बिगेस्ट रेस इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में जो सबसे लंबी रेस होती है, सबसे बड़ी रेस होती है, वो कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं 5000 मीटर या फिर 5 किलोमीटर की, 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर की, 30,000 मीटर या फिर 30 किलोमीटर की, एंड ऑप्शन नंबर डी मैराथन। तो इसका सही जवाब है मैराथन रेस जो है वो सबसे बड़ी रेस होती है, सबसे लंबी रेस होती है। लगभग 42 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा आपको जो है दौड़ना पड़ता है मैराथन में। इट्स अ लॉन्ग रेस एंड सबसे लंबी रेस होती है ओलंपिक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला, What is the full form of IAAF? IAAF का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, इंडियन एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स एंड फील्ड इवेंट्स, एंड अगला है नन ऑफ द अबो। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के लिए जो है शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है IAAF, या फिर IAAF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 4। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5। Who was the first athlete to be awarded पद्मश्री? इनमें से कौन से वो पहले एथलीट थे जिनको पद्मश्री अवार्ड किया गया था? ऑप्शन है GS रंधावा, मिल्खा सिंह, PT उषा, VS चौहान। सही जवाब है मिल्खा सिंह साहब जो थे, इनको आपने ये पहले एथलीट थे जिनको पद्मश्री अवार्ड किया गया था।
अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लेन्स आर देयर इन अ स्टैंडर्ड ट्रैक। जब ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स करवाए जाते हैं उसके लिए जो ट्रैक बनाया जाता है, तो ओलंपिक्स के स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो एक स्टैंडर्ड ट्रैक बनाया जाएगा उसमें कितने लेन्स बनाए जाते हैं। लेन्स का मतलब क्या होता है, उतना क्षेत्र जिसमें हर एक एथलीट को अपनी रेस दौड़नी है, अपनी रेस कवर करनी है। इसका जो सही जवाब है वो है कि आपको स्टैंडर्ड जो ट्रैक देखने को मिलता है उसमें 6 से लेकर 9 के बीच में जो है आपके ट्रैक्स बनाए जाते हैं जिसमें सामने वाला दौड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, द स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। मैराथन रेस जो है इसका स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितना होता है। ऑप्शंस हैं 26 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 42.195 एंड 42.123। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 42.195 किलोमीटर जो है एक आपको मैराथन में दौड़ना पड़ता है, इतना डिस्टेंस आपने कवर करना होता है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसीजर ऑफ डोपिंग टेस्ट इज इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ शुगर सैंपल, यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल, ब्लड सैंपल। मतलब यह है कि जब आपको डोपिंग टेस्ट करना होता है, आपको चेक करना होता है कि एक एथलीट है, उसने किसी तरीके का कोई आपका मादक द्रव्य तो नहीं ले रखा, या फिर उसने किसी तरीके का इस तरीके का ड्रग वगैरह तो नहीं ले रखा जिससे उसको नाजायज तौर पे फायदा मिले और उसका परफॉर्मेंस वगैरह गलत तरीके से इनहैंस हो। ये सब कुछ चेक करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो टेस्ट किए जाते हैं, उसको बोला जाता है डोपिंग। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो डोपिंग का आपका टेस्ट किया जा रहा है, इस डोपिंग के टेस्ट वगैरह में किस तरीके के सैंपल्स लिए जाते हैं जिसको चेक करके फिर आप ये बताओगे कि सामने वाले ने कोई ड्रग्स लिए हैं, डोपिंग वगैरह करी है या फिर नहीं करी है। उसके लिए ऑप्शंस हैं, शुगर सैंपल लिया जाता है आपका ब्लड का, या फिर यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल, या फिर ब्लड सैंपल। इसका सही जवाब है यूरिन सैंपल लिया जाता है। यूरिन का सैंपल लेकर जो है आप उसको फिर चेक करते हो, अगर ड्रग्स वगैरह होंगे बॉडी में तो कहीं ना कहीं वो यूरिन में दिख जाएगा। कोई अगर आपने दवाइयां वगैरह इस तरीके की ली होंगी तो यूरिन में कुछ ना कुछ आपका ट्रेसेस वगैरह उसके बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनिशिंग आर देयर फॉर फिनिशिंग अ रेस। एक रेस खत्म अगर आपने करनी है तो उसको आपको फिनिश करना पड़ेगा। एक पॉइंट है जहां पे ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो बोला जाता है, गन फायर की जाती है, सामने वाला दौड़ना शुरू करता है, वो आपका स्टार्ट हो गया। इसी तरह से कोई एंड पॉइंट है, वहां पर पहुंचकर आप अल्टीमेटली जो है रेस को खत्म करोगे। अब एक रेस खत्म करने के कई सारे तरीके होते हैं, सवाल ये पूछा गया कितने तरीके होते हैं। इसका जो सही जवाब है, रेस खत्म करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है लंजिंग फॉरवर्ड, दूसरा होता है शोल्डर श्रग, और तीसरा होता है रन थ्रू। एक एक को अपन लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि लंजिंग फॉरवर्ड में आप जो है अपनी बॉडी को आगे की तरफ करते हो, शोल्डर श्रग में जो है आप अपने शोल्डर्स को खोल के हाथों को इस तरह से फैलाते हो कि बॉडी बैलेंस हो जाए, और रन थ्रू में आप रुकते नहीं हो। जब आपकी रेस खत्म हो जाती है, मोमेंटम धीरे धीरे कम करने के लिए रेस खत्म होने के बाद में भी आप थोड़ा लंबा डिस्टेंस कवर करते रहते हो। तो 3 तरीके होते हैं जिससे आप रेस खत्म कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉटम एक्सचेंजेस एग्जिस्ट इन द रिले रेसेस। अब रिले रेस जो होती है जिसमें आपको बैटन लेके दौड़ना होता है या बैटन वगैरह लेके दौड़ना होता है, तो इसमें कितने तरीके से जो है आप बैटन को एक्सचेंज कर सकते हो। तो इसका जो सही जवाब है, आप 3 तरीके से जो है बैटन को एक्सचेंज कर सकते हो, डाउनवर्ड पास की मदद से, अपवर्ड पास की मदद से और पुश पास की मदद से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी कि आप 3 तरीकों से जो है आप रिले वगैरह में, रेसेस में आप बैटन वगैरह को एक्सचेंज कर सकते हो। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज सेल टेक्निक। सेल टेक्निक इज यूज्ड इन विच इवेंट्स। अब आपका जो सेल टेक्निक होती है वो इनमें से कौन से इवेंट्स में इस्तेमाल की जाती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप या पोल वॉल्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो बनता है लॉन्ग जंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सेल टेक्निक की मदद से लॉन्ग जंप वगैरह करते हो, दौड़ते हो, आते हो, एक सर्टेन पॉइंट से आपने जंप लिया, उसके बाद में आप पूरी अपनी बॉडी को आगे की तरफ में फॉरवर्ड रखते हो जब आप फ्लाइट में हो, और उसके बाद में अल्टीमेटली आप लैंड करते हो। ये पूरा का पूरा जो तरीका होता है जिसमें कि आप अपनी बॉडी को इस तरीके से इंक्लाइन करते हो ताकि आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सको, हवा में रहते हो अपनी बॉडी को और ज्यादा एडिशनल पुश दे सको ताकि थोड़ा और डिस्टेंस एडिशनल कवर हो सके। इसको सेल टेक्निक बोला जाता है। और इसमें जो मेन चीज जो आपका मैटर करती है वो ये है कितना आपने दौड़ के मोमेंटम बनाया था और कहां से जंप लिया है, कितनी इफेक्टिव जंप आप ले पाए, और उसके बाद आप फ्लाइट में जब थे, हवा में जब थे, तो अल्टीमेटली आपने अपनी बॉडी को कितना अच्छे से जो है आगे की तरफ में इंक्लाइन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें अपने से पूछा गया कि भाई जो फॉसबरी फ्लॉप होता है इज द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक फॉर विच इवेंट्स। ये जो फॉसबरी फ्लॉप का तरीका है या फॉसबरी फ्लॉप करके एक टेक्निक होती है, ये इनमें से कौन से इवेंट को परफॉर्म करने की सबसे पॉपुलर टेक्निक मानी जाती है, सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है। ऑप्शंस हैं लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप या फिर पोल वॉल्ट। इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है हाई जंप। हाई जंप के और भी कई सारे तरीके होते हैं, मगर फॉसबरी फ्लॉप जो है आज की तारीख में काफी ज्यादा सबसे
सबसे ज्यादा फेमस तरीका माना जाता है और सबसे कॉमनली जो है जनरली लोग हाई जंप वगैरह लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते भी हैं। बाकी हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि जब फॉसबरी फ्लॉप लगाया जाता है या फॉसबरी फ्लॉप की मदद से आप हाई जंप करते हो तो फिर क्या आपके डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, उन सारी बातों को अपन लोगों ने डिस्कस डिटेल में कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अपने से पूछा गया है ग्लाइडिंग टेक्निक इज यूज्ड इन विच इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 ग्लाइडिंग टेक्निक के बारे में बात कर रहा है। ये ग्लाइडिंग टेक्निक जो है ये आप इनमें से कौन से इवेंट में इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शंस हैं शॉर्ट पुट, डिस्कस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। इसका जो सही जवाब है वो बनता है शॉर्ट पुट में ग्लाइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट पुट जब आपको फेंकना होता है तो शॉर्ट को आप इस तरीके से अपने कान के थोड़ा सा नीचे एक सर्टेन एंगल पर रखकर जिस तरफ आपको फेंकना है उससे पीछे की तरफ में रख के फिर यूं घूमते हुए आते हैं और उसके बाद में अल्टीमेटली फेंकने के बाद में फिर ग्लाइड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपका तरीका होता है ये सारा का सारा जो प्रोसीजर होता है आपका शॉर्टपुट में इस्तेमाल किया जाता है। चले अगला आता है क्वेश्चन नंबर 14। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो इनमें से किसको दिया जाता है? ऑप्शंस हैं कोचेस एंड ट्रेनर्स, फिर दूसरा है आपका प्लेयर्स, अंपायर्स, रेफरीज। तो इसका जो सही जवाब है वो बनता है कोचेस और ट्रेनर्स को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। वो आपके कोचेस वगैरह जो अच्छा एक टीम के ऊपर लगभग 1-2 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और वो टीम अगर कंसिस्टेंटली अगर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में या टीम्स या प्लेयर्स वगैरह अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए फिर इनका जो ये काम है इसको पुरस्कार देने के लिए, इसको सम्मान करने के लिए जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस और ट्रेनर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर है। इसमें एक तो गुरु द्रोण जो है उनकी आपको एक मूर्ति दी जाती है, साथ में आपको कुछ आपका सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, कुछ आपको कैश प्राइज वगैरह भी मिलता है। मोर और लेस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सम्मान आपको जो है काफ़ी मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है द्रोणाचार्य अवार्ड। अगला है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड्स आर गिवन टू। अब ये आपके जो अर्जुन अवार्ड्स हैं वो किसको दिए जाते हैं? कोचेस एंड ट्रेनर, प्लेयर, अंपायर, रेफरी। कॉमन सेंस से भी सोचेंगे अगर द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस एंड ट्रेनर्स को दिया जा रहा है तो अर्जुन अवार्ड कोचेस एंड ट्रेनर्स को नहीं दिया जा सकता। इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है प्लेयर्स को। वो सारे के सारे आपके प्लेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स वगैरह अगर उन्होंने किए हैं तो उनको जो है फिर अर्जुन अवार्ड्स वगैरह से सम्मानित किया जाता है। इसका जो सही जवाब बनता है क्वेश्चन नंबर 15 का वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, प्लेयर्स को अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी इवेंट्स वेर देयर इन द पेंटेथलॉन। पेंटेथलॉन में जो है कितने इवेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं? 5, 6, 7, 8। इसका सही जवाब है 5 इवेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचिए, पेंटेथलॉन, पेंट का जिक्र आ रहा है, पेंट का मतलब 5 होता है, तो 5 इवेंट्स वगैरह जो है इसमें आपको करवाए जाते हैं। कुछ आपके ट्रैक के इवेंट्स होते हैं, कुछ आपके फील्ड के इवेंट्स होते हैं। इन सबकी कॉम्बिनेशन की मदद से आपका एक ये पूरा का पूरा जो है पेंटेथलॉन इवेंट वगैरह बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कॉम्पिटेटिव हर्डलिंग फर्स्ट केम इनटू बीइंग इन विच कंट्री। कॉम्पिटेटिव हर्डलिंग जो है वो इनमें से कौन से देश में सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आई थी? ऑप्शंस हैं जर्मनी, रशिया, इंडिया, इंग्लैंड। तो कॉम्पिटिटिव हर्डलिंग जो है उसकी शुरुआत सबसे पहले आपको इंग्लैंड में हुई थी। इसके आपको प्रमाण मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव हर्डलिंग आपका जो हर्डलिंग है ये इंग्लैंड में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी। चलें अगला देखते हैं। इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। आपका जो ये इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन है IAAF, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1910, 1912, 1914, 1920। इसका सही जवाब है 1912 में जो है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन की स्थापना करवाई गई थी। 1912 में इसकी स्थापना हुई है और उसके बाद से फिर एथलेटिक्स वगैरह के वेरियस जो इवेंट्स हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज करवाना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करवाना और उसके अनुसार जो है फिर गेम को आपका आगे लेकर चलना, ये सारी की सारी चीजें इन लोगों की जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 19, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। अब आपका जो एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन इंडिया का है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर किसकी बात की जा रही है? यहां पर इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन की बात की जा रही है जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। यहां पर एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ऑप्शंस वगैरह जो इसके थे 1946, 50, 42, 35, तो उसका जो सही जवाब है 1946 में जो है एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल रनिंग इवेंट्स कम अंडर ट्रैक इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स, कंबाइंड इवेंट्स, इवेंट्स कंडक्टेड आउटसाइड द इवेंट्स। तो रनिंग के जितने भी आपके इवेंट्स वगैरह हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ट्रैक में, फील्ड में
कंबाइंड इवेंट्स में या फिर अगर स्टेडियम के बाहर कंडक्ट होने वाले इवेंट्स में? इसका सही जवाब है ट्रैक इवेंट्स में आते हैं। ट्रैकिंग आपका जो ट्रैक एंड फील्ड बोला जाता है, तो जितने भी आपके दौड़ भाग वाले काम हैं वो सारे के सारे आपके ट्रैक में काउंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स आर कॉल्ड ट्रैक इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स, कंबाइंड इवेंट्स, इवेंट्स कंडक्टेड आउटसाइड द स्टेडियम। तो इसका जवाब तो समझ में आ ही गया होगा कि फील्ड इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इवेंट्स जिसमें जंप हो रहा है, जिसमें थ्रो हो रहा है, जिसमें दौड़ने के साथ में जंप हो रहा है, थ्रो करने के पहले इधर उधर अगर आपको दौड़ना पड़ रहा है, जंप करना पड़ रहा है, सारी की सारी चीजें करना पड़ रही हैं, तो ये सारे के सारे इवेंट्स फिर किस में आते हैं? ये सारे के सारे इवेंट्स आते हैं आपके फील्ड इवेंट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, कंबाइंड इवेंट्स फॉर मेन आर कंडक्टेड विद इन अ स्पैन ऑफ। जो आपके पुरुषों की कैटेगरी के कंबाइंड इवेंट्स वगैरह होते हैं, इनको कितने दिनों में कंडक्ट करवाया जाता है? पुरुषों की अपनी कैटेगरी है, उसमें आपके कुछ ट्रैक इवेंट्स भी होंगे, कुछ फील्ड इवेंट्स भी होंगे, उन सबको इकट्ठा करके एक पैकेज बनाया गया, उसको बोला गया कंबाइंड इवेंट्स। अभी जो कंबाइंड इवेंट्स वगैरह है इनको एक दिन में नहीं कराया जाता, इनको कुछ दिनों में करवाया जाता है। तो पूछा ये जा रहा है ये जो कंबाइंड इवेंट्स होते हैं आपके पुरुषों की कैटेगरी के कंबाइंड इवेंट्स वगैरह, इनको कितने दिनों में करवाया जाता है? ऑप्शन है 5 डेज, 8 डेज, 7 डेज, 2 डेज। सही जवाब है 2 दिनों के अंदर अंदर इसमें इवेंट्स वगैरह को करवाया जाता है। पहले दिन आपके कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, दूसरे दिन जनरली पहले दिन आपकी रेसेस वगैरह के सारे इवेंट्स होते हैं, दूसरे दिन जनरली आपके जंपिंग वगैरह के इवेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं। तो कंबाइंड इवेंट्स वगैरह जो हैं आपके 2 दिनों के स्पैन में करवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, स्टार्टिंग ब्लॉक इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ स्प्रिंटिंग इवेंट्स फॉर। स्टार्टिंग ब्लॉक है, इसका इस्तेमाल जितने भी तरीके के आपके स्प्रिंटिंग इवेंट्स होते हैं उन सब में होता है। क्यों होता है ये पूछा गया है। तो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग ब्लॉक वगैरह के जो दोनों आपके ब्लॉक्स होते हैं उस पर आप जब पैर रखोगे, उसके बाद ऑन योर मार्क्स और गेट सेट जब बोला जाता है, तो जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हो, अल्टीमेटली आप एक बड़ी अनस्टेबल पोजीशन में आ जाते हो और जिससे बॉडी जो है बहुत जल्दी निकलना चाहती है। उसके चलते बॉडी जो है जैसे आपको स्टार्टिंग ब्लॉक वगैरह में फिर जैसी गो बोला जाता है और आप अपने पैरों को जैसे पुश करते हो तो आपको एक अच्छा जो है पुश मिलता है और आप एक अच्छी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, एक अच्छा जो है स्टार्ट आपको मिल जाता है, अच्छी दौड़ उसके बाद में आप लगा सकते हैं। तो पॉइंट यह है कि स्टार्टिंग ब्लॉक जो है इसका इस्तेमाल एक अच्छी स्टार्ट के लिए, एक अच्छे स्टार्ट के लिए जो है किया जाता है। ग्रिप अच्छी इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि वो बड़ा अनबैलेंसिंग पोजीशन होती है, बैलेंस वगैरह भी इसलिए नहीं मिल सकता ग्रिप, और इसके बाद जो है आपका पोस्चर वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहता क्योंकि आपकी बैलेंस ही ठीक नहीं बन रही, तो पोस्चर कौन सा बहुत अच्छा हो जाने वाला है। कुल मिलाकर एक आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपकी ये बड़ी अनस्टेबल सी पोजीशन है, इससे निकलने के लिए बॉडी जल्दी से जल्दी आपको जो है एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छा पुश दे देती है। ग्रिप का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, ध्यानचंद अवार्ड इज गिवन फॉर। ध्यानचंद अवार्ड जो है वो किस लिए दिया जाता है? ऑप्शंस हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन आर्ट्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन लिटरेचर, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन साइंस। तो इसमें तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अगर आपका स्पोर्ट में हुआ है तो उसके लिए ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है हु इज दीपा मलिक। दीपा मलिक कौन है अब अपने को ये बताना है। ऑप्शन है क्रिकेटर हैं, हॉकी प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं या फिर पैरा एथलीट है। मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूं, देख लीजिए। ये जो है दीपा मलिक हैं, इनकी ये फोटोग्राफ वगैरह है। अब अपने को बताना ये है कि ये हैं कौन, क्रिकेट, हॉकी प्लेयर, फुटबॉल या पैरा एथलीट। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जवाब है कि दीपा मलिक जो हैं वो पैरा एथलीट हैं। हिंदुस्तान के लिए इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में मेडल्स वगैरह जीते हैं, लॉरल्स वगैरह जो हैं देश के लिए जीत कर लाई हैं। फोटोग्राफ वगैरह देख लें, दीपा मलिक, और ये आपका पैरा एथलीट है। ठीक है जी, इनके बारे में थोड़ा और पता करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है, आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी रनर्स आर देयर इन अ टीम इन रिले रेसेस। रिले रेसेस वगैरह जो होती हैं इसमें एक टीम में आपके कितने रनर्स वगैरह होते हैं। तो एक टीम जो है रिले रेस की उसमें 4 रनर्स होते हैं और हर एक रनर को टोटल रेस का 1/4 हिस्सा दौड़ना होता है और बैटन हाथ में लेके दौड़ना है, फिर वो दूसरे वाले को पकड़ाता है, दूसरा फिर 1/4 दौड़ता है, फिर वो तीसरा 1/4 जोड़ता है और चौथा फिर जो है 1/4 दौड़ता है। इस तरीके से चारों 1/4 उस रेस का या फिर 1/4 जो हिस्सा है वो कवर कर टोटल रेस वगैरह को कवर करवाने में मदद करवाते हैं। तो एक जो आपकी रिले टीम होती है उसमें कुल मिलाकर 4 प्लेयर्स होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इन रिले रेस एवरी रनर रन हाउ मच पार्ट ऑफ द रेस। जो मैं बोल रहा था वही चीज यहां पर आप क्वेश्चन के रूप में भी आ गई कि आपका रिले रेस जो होती है उसमें हर एक जो रनर है वो रेस का कितना हिस्सा दौड़ता है। ऑप्शंस हैं 1/4, 1/6, 1/2 या फिर 1/3। जवाब मैंने आपको भी दे ही दिया है कि हर एक जो आपका रनर है वो 1/4 हिस्सा दौड़ता है। 1/4 हिस्सा जो है हर एक रनर को दौड़ना है। 4 प्लेयर कुल मिलाकर हैं तो कुल मिलाकर आपका जो रेस जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 28, एथलेटिक्स ट्रैक इज ऑफ विच शेप। एथलेटिक्स का जो आपका ट्रैक होता है वो किस शेप का होता है? ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर। अब अपने को यह बताना है कि इनमें से कौन से शेप में आपको एथलेटिक्स का ट्रैक देखने के लिए मिलता है। तो हम लोगों ने देख रखा है कि एथलेटिक्स का ट्रैक बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और यहां पर आपके इस तरीके से 2 कह सकते हैं सेमी सर्कल्स वगैरह बने होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको एथलेटिक्स का ट्रैक देखने के लिए मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो ये स्क्वायर है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्रायंगुलर शेप का है। तो ओवल शेप का जो है आपको एथलेटिक का ट्रैक देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ अ रेस स्टार्टर स्पीक्स इन विच लैंग्वेज। जब आपकी रेस की शुरुआत हो रही होती है तो आपका जो स्टार्ट करने वाला होता है वो कौन सी लैंग्वेज में आपसे बातचीत करता है, कौन सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देता है, या कौन सी भाषा में जो है वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह को कन्वे करता है? ऑप्शंस हैं रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश। ये रूल है, ऑन योर मार्क्स गेट सेट और गो ही बोला जाएगा। तीनों के तीनों अंग्रेजी भाषा के वर्ड्स हैं। तो ये आपके जो भी आपका स्टार्टर है, तो जब ये तीनों वर्ड्स वगैरह बोलेगा, ऑन योर मार्क्स गेट सेट एंड गो, तो ये बेसिकली इंग्लिश भाषा में जो है वो बात आपसे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मॉडर्न ट्रैक एंड फील्ड कॉम्पिटिशंस वर सेपरेटेड फ्रॉम जनरल स्पोर्टिंग फेस्टिवल्स इन। जो आपके मॉडर्न ट्रैक एंड फील्ड कॉम्पिटिशंस वगैरह हैं वो जनरल स्पोर्टिंग फेस्टिवल्स वगैरह से कब सेपरेट किए गए थे, सेग्रीगेट किए गए थे? पहले ये होता था कि ट्रैक एंड फील्ड के जो भी इवेंट्स वगैरह थे, आप कोई गेम करवा रहे हो उसी में आपने एक रेस करवा दी, कहीं कुछ आपका जंपिंग या आपके रनिंग के इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवा दिए, तो इनको अलग से कोई स्पोर्ट नहीं माना जाता था। बाद में इनको अपने आप में एक जो स्पोर्ट वगैरह माना जाने लगा, या फिर इनको एक अलग स्पोर्ट के रूप में जो है आइडेंटिटी मिली, सेग्रीगेशन मिला, उसकी बात की जा रही है कि जो मॉडर्न ट्रैक एंड फील्ड के आपके कॉम्पिटिशंस वगैरह हैं, ये जनरल स्पोर्टिंग का आपका जो इवेंट्स वगैरह होते थे या फेस्टिवल जो होता था उससे कब सेपरेट किए गए थे? तो इसका जो सही जवाब, इसका ऑप्शंस हैं लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी। इसका जो जवाब है लेट 19th सेंचुरी आते आते आपका ट्रैक एंड फील्ड कॉम्पिटिशंस वगैरह को जनरल स्पोर्टिंग इवेंट्स वगैरह से अलग करवाया गया और उसके बाद में ओलंपिक्स में इनको एक अलग इवेंट के तौर पर ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए, लेट 19th सेंचुरी में मॉडर्न ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स या कॉम्पिटिशंस को जनरल स्पोर्टिंग फेस्टिवल्स वगैरह से सेग्रीगेट या सेपरेट करवाया गया था। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने हमारी क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो NCERT की किताब है, इसके चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंडिविजुअल गेम्स, उसमें जो पहला गेम हमको बताया गया है एथलेटिक्स, उसके जो उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड MCQs वगैरह को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब जो नेक्स्ट अपना सेशन रहेगा उसमें हम लोग इसी चैप्टर में एथलेटिक्स के ऊपर अब जो NCERT में क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इसके अलावा और भी जो अलग अलग वैरायटीज दी गई हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखेंगे। क्या इनके डूज हैं, क्या इनके डोंट्स हैं, कैसे क्या जवाब देना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर वो सब कुछ नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स पे जो आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है जो एक्सक्लूसिवली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप 3 तरीकों से, 3 मोड्स की मदद से जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। पहला, आप ये सारा का सारा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा, आप ये सारा का सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तीसरा, आप ये सारा का सारा कंटेंट हमारा ऐप डाउनलोड कर उसके ऊपर भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे अपने मोबाइल फोन पर चला लें, चाहे आप इसको अपने टैबलेट पर चला लें, चाहे आप इसको अपने पीसी पर चला लें, हर जगह ये एक्सेसिबल है, हर जगह ये चल सकता है, हर जगह आपको सारा का सारा जो ये कंटेंट वगैरह है देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम ये बात भी समझते हैं कि सिर्फ एक बार वीडियो देखने से या 1-2 बार वीडियो देखने से जनरली प्रिपरेशन पूरी तरह से अच्छे से नहीं होती है। आपको हार्ड कॉपी में नोट्स की जरूरत भी पड़ती है, आपको बुक्स वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। तो जो सारा का सारा कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है इसी के ऊपर जो आपकी वेरियस नोट्स हैं बुक्स के फॉर्म में या फिर ई बुक्स के फॉर्म में, वो भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। अगर आप इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर जो है इनको देख सकते हैं, आप वहां से जाकर इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई और बात हो, कोई और शंका हो, कोई और शिकायत हो, कोई और डिमांड हो, कोई नया कोर्स अगर आप चाहते हो, तो वो सारी बातों के लिए आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते
सकते हैं। हम आपको टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब का हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें जो है आप हमें अगर आप अपना जो भी क्वेरी वगैरह लिखते हैं तो वी विल बी गेटिंग बैक टू यू एंड वी विल बी रिस्पॉन्डिंग टू यू। तो इन सारे माध्यमों की मदद से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं और आपके मन में जो भी शंका है, जो भी बात है, जो भी डिमांड्स वगैरह हैं, जो भी शिकायतें हैं, कोई भी अगर आपकी बात वगैरह आप हमसे शेयर करना चाहते हैं बता सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये जो एजुकेशन की ज्ञान शेयर करने की जो हमारी जर्नी है इसमें हमारा हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आपसे ये भी इंतजार रखते हैं, हम ये गुजारिश करते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में आप जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों को बताएं जिनको इसके वेंचर के बारे में नहीं पता है। उन तक आप मैग्नेट ब्रेन्स के एम्बेसडर बनकर उन तक जो है मैग्नेट ब्रेन्स का संदेश लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा जो क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है कई किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th एंड बियॉन्ड काफ़ी सारी फील्ड्स में काफ़ी डाइवर्स तरीकों से अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखकर जो है शेयर किया जाता है, ताकि सब लोगों तक जो है ये सारा का सारा कंटेंट वगैरह पहुंचाया जा सके और ज्ञान का प्रचार प्रसार बड़े लेवल पर किया जा सके। तो आपको यहाँ पर सिर्फ किंडरगार्टन टू क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का ही कंटेंट देखने के लिए नहीं मिलता, इसके अलावा हिंदी मीडियम का कंटेंट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और इसके अलावा अगर दूसरे बोर्ड्स वगैरह हैं तो उनका भी कंटेंट यहाँ पर एक्सेस कराया जाता है। अगर कोई बच्चा क्लास 12 कर चुका है और सीयूईटी की तैयारी कर रहा है तो उसका कंटेंट यहाँ पर एक्सेस करवाया जाता है। कोई अगर आईआईटी जेईई जाना चाहता है, नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसका कंटेंट वगैरह यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है। एनटीएससी या ओलंपियाड के लिए पढ़ रहे हैं तो उसकी आपको सही प्रिपरेशन या गाइडेंस वगैरह यहाँ पर दी जाती है। इंग्लिश अच्छी नहीं है, खासतौर पर छोटे शहरों में, अगर आप स्पोकन इंग्लिश के साथ समस्या से ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं, बोलने में समस्या आती है, उसके बाकायदा डेडिकेटेड कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप अलग अलग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी कंटेंट वगैरह आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो इसका खुद भी जितना हो सके उतना फायदा उठाएं, दूसरों तक भी इसका जो है दूसरों को भी इसके बारे में बताएं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। खुद अपना भी जो है एम्पावरमेंट करें, इससे जितना हो सके बेनिफिट उठाएं, दूसरों का भी भला करें और इसी तरीके से अपने आप तरक्की के रास्ते पर चलते रहें, अपने आप को एम्पावर करते रहें, अपने आप को जितना हो सके उतना ज़्यादा जो है एक बेहतर से बेहतर इंसान बनाते चलें, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा कोई एम्पावरमेंट नहीं है, एजुकेशन से बड़ी कोई ताकत नहीं है, एजुकेशन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड आई वुड बी कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।